नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज हम लोग एक टॉपिक है मी टू मूवमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया था 2019 में शायद, और इसके बारे में सोशलॉजिकल एनालिसिस और क्वेश्चन दिया गया था। पेपर 2 में दिया गया था, सोसाइटी इन इंडिया के पेपर में। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को एनालिसिस हम इस तरीके से करेंगे कि आगे आने वाले इसी तरीके के और सिमिलर क्वेश्चंस को भी हम टैकल कर पाएँ, और उसमें हमें क्या अप्रोच रखनी है, क्या हमारे पास प्री रिक्विसाइट नॉलेज होनी चाहिए उसको समझने के लिए, वो हम जान लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। मी टू मूवमेंट का एक क्वेश्चन आ चुका है, तो अब दोबारा ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। लेकिन सिमिलर इसी तरीके से कुछ इर्द गिर्द के टॉपिक कहीं और से किसी और मुद्दे पर बातचीत हो, तो लगभग आपके पास एक मटेरियल रहेगा और आप उसी चश्मे से लगभग सारी चीज़ों को देख के एनालाइज करके लिख सकते हैं। मेन मुद्दा ये होता है, कई लोग पूछते हैं कि ये एनालिसिस जीएस के आंसर से कैसे भिन्न होगी, हम जीएस में भी वही बात लिखेंगे तो इसमें भी वही बात लिखते हैं, तो कैसे फ़र्क पड़ता है। देखिए, जब भी आप पेपर उठा के देखेंगे, ऊपर लिखा रहता है आंसर इट इन ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के रूप में आप इसका उत्तर लिखिए। तो जब आप इसका उत्तर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेंगे। अब बच्चे पूछते हैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का क्या मतलब होता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या सोशियोलॉजिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम समाजशास्त्र में बताए गए विभिन्न पर्सपेक्टिव, विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न रिसर्चर्स के माध्यम से हम इस मुद्दे को एनालाइज करने की कोशिश करें और आगे चल के हम उसके बारे में कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो उसी के आधार पे हम आज इस क्वेश्चन को देखेंगे। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये 150 शब्दों का वैसे तो आंसर होना चाहिए इसमें, और मैंने काफ़ी सारे शब्द लिख दिए हैं, लेकिन आप अपनी समझ से इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ पाएंगे कि हाँ, हम आंसर्स में क्या अप्रोच अपनाएं या क्या बातें हमें लिखनी चाहिए या क्या टीचर देखना चाहता है जो आपकी कॉपी चेक करेगा। तो क्वेश्चन था, एलैबोरेट द मी टू मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया, यानी कि मी टू आंदोलन एवं भारत में उसके प्रभाव को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें दिखता है कि मी टू आंदोलन के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है और भारत में उसके प्रभाव को हमें स्पष्ट करना है। तो ठीक है, पहले इंट्रो आ जाता है कि मुद्दा क्या है। यह आंदोलन तराना बुर्क द्वारा अमेरिका में 2006 में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल और अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं को एकजुट करना था, जिससे महिलाएं इस पर बातचीत करें और कुछ आवश्यक कार्रवाई हो पाए। ये अमेरिका से चला हुआ एक आंदोलन है। भारत में इस आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका एक इंट्रो बता दिया कुछ कुछ कि भाई मुद्दा क्या है, हमने किस बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, मी टू मूवमेंट आखिर भला क्या है। अब आते हैं इसकी मेन बॉडी की तरफ। यहीं से अब थोड़ा सा मेन बॉडी भी शुरू हो जाती है। ब्लूमर एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में इनका काम है। उन्होंने 1951 में सोशल मूवमेंट की एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा, कलेक्टिव इंटरप्राइजेस टू एस्टैब्लिश ए न्यू सोशल ऑर्डर ऑफ लाइफ, यानी कि सामूहिक योजना, सामूहिक प्रयत्नों से किसी सामाजिक जीवन को स्थिर बनाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो योजना बनाई गई, जो कार्य किए गए, उनको हमने सोशल मूवमेंट कहा। ध्यान रखिए, यहाँ पे कलेक्टिव टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस टाइप के आप कलेक्टिव, सोशल ऑर्डर ऑफ लाइफ, इस टाइप के टर्म जब लिखते हैं तो आपका आंसर सोशियोलॉजिकल हो जाता है। जबकि जीएस में आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कम करते हैं तो आंसर आपका एक नॉर्मल जीएस के तरीके के आंसर रहते हैं, और उसमें मांग भी नहीं रहती है कि आप समाजशास्त्रीय उत्तर लिखें। चूँकि समाजशास्त्र की कॉपी समाजशास्त्र का ही कोई प्रोफेसर चेक करेगा और जीएस का कोई अन्य जो उस विषय का महारथी होगा। ठीक है, तो ये हुआ कि कलेक्टिव इंटरप्राइजेस, यानी कि सामूहिक रूप से कोई भी योजना बनाई गई, कोई प्रयास किए गए जिससे एक नया सामाजिक व्यवस्था कायम हो सके, सामाजिक जिंदगी कायम हो सके।
सामाजिक आंदोलन की कुछ विशेषताएं। देखिए यहाँ पे मैं सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं तो ऊपर पूछी नहीं गई हैं, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो आपकी सोशल मूवमेंट वाली यूनिट से आ रहा है, तो कुछ बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए, या अगर मांग की गई है या शब्दों की गुंजाइश है तो आप 2-3 पॉइंट्स इसके लिख सकते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन सामाजिक आंदोलन है। तो कैसे पता करते हैं? समय के साथ सतत रहे, मतलब ऐसा ना हो कि आज शुरू हुआ कल खत्म हो जाए, एक लंबे समय तक कांस्टेंट रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, संगठन होना चाहिए, लोग आपस में एकत्रित हों, एक दूसरे के साथ संगठन बनाएं, एकता का उनमें एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, नेतृत्व कोई कर रहा हो, उनका कोई लीडर हो, कोई अगुवाई कर रहा हो, मतलब कोई एक नेता टाइप का या एक लीडर टाइप का उसमें होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर सामाजिक आंदोलन को दिशा नहीं मिल पाती है। एक उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्यहीन कोई भी आंदोलन, कोई भी चीज़ जब चलाई जाएगी अगर उद्देश्यहीन होगी तो हम उसको सामाजिक आंदोलन कभी नहीं होंगे। उद्देश्य उसके बहुत स्पष्ट होने चाहिए कि भाई हम इस चीज़ को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। अगली चीज़ है विचारधारा, आइडियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जब आप अपने पेपर में लिखेंगे तो एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। विचारधारा से मतलब ये है कि उस पूरे ग्रुप की एक समान विचारधारा होनी चाहिए, एक आइडियोलॉजिकल लीनिंग होनी चाहिए, उसके कुछ विश्वास होंगे, कुछ मत होंगे, किसी प्रकार की विचारधाराएं होंगी जिनके साथ वो आगे चलने को रेडी है। तो इस तरीके से सामाजिक आंदोलन की कुछ विशेषताएं हो गई। सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के कुछ कारण होते हैं, इनको समझ लेते हैं। इसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं, कुछ समाजशास्त्रीय मॉडल्स बताए गए हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। छोटा छोटा समझेंगे क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा गया है कि समाजशास्त्र के यहाँ पे मॉडल कैसे हैं, चूंकि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में बातचीत करनी है तो हम ये समझ लेते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में क्या क्या आता है। तो पहली चीज आ जाती है मास सोसाइटी या जन समाज। इसके बारे में कॉर्नहाइजर बात करते हैं। कॉर्नहाइजर, अच्छा मास सोसाइटी की हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि हम मास सोसाइटी या जन समाज से हम क्या समझते हैं। जन समाज आधुनिक युग में एक ऐसा समाज है जिसमें ज्यादातर मुख्य संस्थाएं लोगों से संकुल के रूप में अंतरक्रियाएं करती हैं, जिसमें लोगों की एक जन संस्कृति बनती है और असमानताओं से ज्यादा समानता पर ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर पूरे ग्रुप की बातचीत करें तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, कुछ ऐसे कारक होंगे जो उस पूरे समाज को एक संकुल के रूप में चला रहे होंगे, साथ में अंतरक्रियाएं करवा रहे होंगे, उस पूरे जन की एक जन संस्कृति बन जाएगी, एक कलेक्टिव कल्चर बन जाएगा यहाँ पर, और इंडिविजुअल के डिफरेंसेस से ज्यादा हम समानताओं पर ध्यान देंगे, यानी कि हम पूरे उस समाज को, उस समूह को एक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। उसको हम मास सोसाइटी कह देते हैं। जैसे मास मीडिया होता है, मास कम्युनिकेशन होता है, वैसे ही हमने मास सोसाइटी भी यहाँ पे एक टर्म लिया जिसके बारे में कॉर्नहाइजर बात करते थे। कॉर्नहाइजर का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था, मतलब इनके अनुसार मास सोसाइटी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें अभिजन गैर अभिजन को नियंत्रित और प्रभावित करते हैं। बस एक लाइन में आपने समझ लिया कॉर्नहाइजर ने क्या कहा, इसके आगे आपको समझने की जरूरत नहीं है। अभिजन गैर अभिजन को नियंत्रित और प्रभावित करते हैं, बस इतनी सी बात क्या बताई इन्होंने, क्या उत्पत्ति के क्या कारण बताए हैं। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा ये समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में डीप में जा सकता है। तो होता क्या है कि जन समाज के पास कोई बीच का माध्यम नहीं होता है। जब हमने कहा कि कलेक्टिवली हम उनको देखते हैं तो हम बस देखते हैं, आपस में उनके अंदर कोई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नाम की चीज नहीं होती। हाँ, हालांकि वो अपने आप को जब एसोसिएट करते हैं, जब समूह के रूप में बताते हैं, जैसे हम लोगों ने बता दिया कि हम भारतीय हैं, तो हम भारतीय हैं से मतलब ये नहीं कि हम नागालैंड वाले का भी रिप्रेजेंटेशन हम ही कर रहे हैं, या हम अपने आप को उससे एसोसिएट कर पाते हैं, या हम पंजाब से रिलेट कर पाते हैं। हमारा ये कहने का मतलब है कि हम एक स्टेट के वासी हैं और हम लोग वहाँ के लोगों के साथ अपना एक प्रतिनिधित्व करते हैं कलेक्टिव रूप में। हालांकि आप कभी भी रिलेट नहीं कर पाएंगे अपने आप को दूसरे संस्कृतियों से। तो कुल मिला के जन समाज के पास अपना कोई एक माध्यम नहीं होता है जिसकी मदद से वो अपनी चीजें ऊपर तक पहुंचा पाए। कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई,
लोग कलेक्ट नहीं हैं, हम कैसे अपनी बात कहें, लोग कभी कलेक्ट हो ही नहीं पाते किसी मुद्दे पे, एक बात हो ही नहीं पाती है। वो तो स्टेट है जो हमको मास सोसाइटी कह रहा है, लेकिन हम अपने आप में एक मास सोसाइटी नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारी एक जनसंस्कृति नहीं है। तो स्टेट के लिए आप एक जैसे आप भारतीय हैं, लेकिन अपने आप में आप भारतीय अलग अलग तरीकों से हैं। ठीक है, तो जन समाज के पास कोई एक बीच का माध्यम नहीं होता है जिसकी मदद से वो ऊपर तक अपनी बातचीत ले जाएं। इसकी वजह से सिर्फ वो एक भीड़ है बस। अभी आप उनको एक बालों का गुच्छा समझिए, जिसमें अब इस कंडीशन पे धीरे धीरे व्यक्तिवाद, जब टेंशन्स बढ़ती जाएंगी, जब दिक्कतें आती जाएंगी, तो धीरे धीरे व्यक्तिवाद बढ़ जाएगा। अब मास सोसाइटी के अंदर व्यक्ति सबके बारे में बातचीत नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने बारे में बातचीत कर रहा है, और व्यक्तिवाद इतना बढ़ जाएगा कि अलगाव एक स्टेज पर आएगा, एक स्टेज पे तनाव आएगा, और धीरे धीरे सामाजिक विरोध बढ़ने लग जाएगा। यहां पर एक टर्म आ रहा है, सोशल एटोमाइजेशन। सोशल एटोमाइजेशन, इसका अर्थ मैं बता देता हूं। हिंदी में तो इस टर्म को मैं नहीं ढूंढ पाया। इसका अर्थ ये होता है कि समाज के लोग आपस में इस तरीके से विभाजित हो चुके हैं जैसे एक अणु आपस में विभाजित होता है। हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है, कोई भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं है, और हर व्यक्ति अपने आप में एक इकाई बना रहा है, लेकिन उसको समाज से कोई मतलब नहीं, वो बस एक भीड़ का हिस्सा बन के रह गया है। तो जब धीरे धीरे सोशल एटोमाइजेशन होने लग जाएगा, तो यहां पर अभिजनों को मौका मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमने कॉर्नाइजर की बात पढ़ी है कि अभिजन गैर अभिजन को नियंत्रित और प्रभावित करते हैं इस समाज में। तो गैर अभिजन को मौका मिल जाएगा कि वो सारी जो भीड़ तितर बितर है या अलग अलग तरीकों से नहीं एक दूसरे से मिल पा रही है, एकजुट हो पा रही है, हम उसको कोई एक कलेक्टिव मुद्दा दें जिसके माध्यम से वो अपनी भड़ास निकाल पाए, अपनी आवाज उठा पाए, और हम उनको धीरे धीरे मोबिलाइज करेंगे, यानी कि लामबंद करेंगे, यानी कि एक ऐसे माध्यम से हम उनसे अपना काम करवाने लग जाएंगे, अपनी आंदोलन की बातचीत करवाने लग जाएंगे जो हमारा काम था, और वो लोगों को हम प्रलोभन देंगे कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ लुभावने ऑफर्स दिए और जनसमूह उस तरफ चल पड़ा, मोबिलाइज हो गया, लामबंद हो गया, एक आंदोलन चलाने के लिए वो रेडी हो गया है, और पुश मार दिया किसने? अभिजनों ने, एलिट्स ने। तो ये एक मास सोसाइटी का एक मॉडल हुआ जिसको हम समझ सकते हैं। दूसरा मॉडल है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन का, संरचनात्मक दबाव का। संरचनात्मक दबाव का सिद्धांत यहाँ स्मेल्सर देते हैं, और वो कहते हैं कि संरचनात्मक तनाव उत्पन्न होता है सामाजिक परिवर्तन से। मतलब कोई भी सामाजिक परिवर्तन आया, उदाहरण के लिए नगरीकरण आया, औद्योगिकरण आया, माइग्रेशन आ गया, गरीबी आ गई, भुखमरी आ गई, कोई इस तरीके के सामाजिक परिवर्तन आए और उनकी वजह से संरचनात्मक तनाव उत्पन्न हुआ। क्योंकि समाज का ढांचा तुरंत ही किसी परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, उसमें समय लगता है, और कई बार लोगों के द्वारा उसमें विरोध भी हमें झेलना पड़ता है। तो उनका कहना है कि तनाव उत्पन्न होता है, और इसी तनाव के सकारात्मक रूप को हम सामाजिक आंदोलन कह देते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट स्मेल्सर डालते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट से मतलब एक स्टेज पर ही आके वो एक सोशल मूवमेंट या सामाजिक आंदोलन की शक्ल लेगा, और उस पॉइंट को वो बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं। सोशल ऑर्डर या सामाजिक व्यवस्था तुरंत ही दूसरी शक्ल नहीं ले लेगी, उसको समय लगेगा। तो जो समय लग रहा है उसमें जितनी देरी होगी, जितना देर तक चलेगा, उतना ही वो सहायक होगा कि वो सामाजिक आंदोलनों को बढ़ा पाए। तुरंत चेंज हो गया, तुरंत एडेप्टेशन हो गया, तुरंत सबने कहा हाँ ठीक है, तो सब बात है। लेकिन हाँ, कुछ टेंशन चलेगी, कुछ लोगों में सप्रेशन बढ़ेगा, कुछ लोग अपने मन में दबाएंगे, कुछ लोग बाहर लाएंगे। धीरे धीरे जो वैमनस्य का भाव है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी स्मेल्सर की लगती हुई दिखती है।
इसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आ जाता है। कहने का मतलब है कि कई बार जन समूह के कारण एक व्यक्ति विशेष अपनी साइकोलॉजिकल दिक्कतों से उस चीज़ों में आता है या नहीं आता है, उसको पॉलिटिकल या स्टेट से या कलेक्टिवली जो स्ट्रेन पड़ रहा है स्ट्रक्चर पे, उससे कोई भी मतलब नहीं है। मुख्य चीज़ यहाँ पर क्या है? मुख्य चीज़ इस मेल्सर द्वारा बताए गए ये 5 पॉइंट हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, या इनके माध्यम से सामाजिक आंदोलन चलेगा आगे की तरफ। क्या क्या बताए गए हैं? पहला बता दिया गया स्ट्रक्चरल कंड्यूसिवनेस, संरचनात्मक सहायकत्व। संरचनात्मक सहायकत्व से मतलब यह है कि कुछ ऐसी सामाजिक संरचनात्मक गतिविधियां बनी जो उस परिवर्तन को लाने के लिए सहायक बनती है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसी सामाजिक अवस्थाएं बनी जिनकी वजह से जन समूह का व्यवहार बदला और उन्होंने आगे चल के आंदोलन की शक्ल ली। दूसरा है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, संरचनात्मक दबाव। संरचना में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो व्यक्ति विशेष पर या समूह विशेष पर दबाव बनाने लग जाती हैं। उदाहरण के लिए तुरंत गरीबी आ गई या भूखमरी आ गई, या कोई ऐसी चीज बहुत दिनों से चल रही है जो एड्रेस नहीं की जा रही है, या लोगों में बहुत ज्यादा रोष व्याप्त हो चुका है जो कि संरचना की वजह से बहुत दिनों तक चल रहा था। एक पॉइंट इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट आता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, मतलब वो चीज कहां पर जाके अटकी तो ये आंदोलन हुआ। इस मुद्दे में जो हम लोग अभी ऊपर मीटू का बातचीत कर रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि तनुश्री दत्ता यहाँ पे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन गई। कैसे बन गई कि वहां मतलब सारी जो बातें थी वो उन्हीं के कंधे पे बंदूक रख के आगे चला दी गई, उन्हीं को एक पिन पॉइंट बनाया गया आगे आंदोलन चलाने के लिए। प्रेसिपिटेटिंग मतलब सारे फैक्टर वहां जाके मिल गए और अब वो आगे के तरफ जाएंगे। उदाहरण के लिए बहुत टेंशन थी, बहुत एंग्जाइटी थी, ये सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर किस चीज के लिए बन गए? ड्रग्स के लिए बन गए। जंगल में बिजली चमकी, ये सारी चीजें किस के लिए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन गए? आग लगने के जंगल में। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन फॉर द एक्शन, लोगों का समूह अब आ चुका है और अब अगर उनको मोबिलाइज नहीं करवाया गया, एक निश्चित उद्देश्य के साथ उनको आगे नहीं बढ़ाया गया, अगर हम उनको नहीं बताएंगे कि अब इस चीज के लिए प्रयास करना है, इस गोल को अचीव करना है, लामबंदी अगर उनकी नहीं की गई तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। तो उनका कहना है कि मोबिलाइजेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर द एक्शन, उनको कार्य के लिए तुरंत मोबिलाइज करिए आप। अगली चीज आती है फेलियर ऑफ सोशल कंट्रोल, मतलब जितने भी सामाजिक नियंत्रण के तत्व हैं, अभिकरण हैं, वो सारे फेल हो रहे हैं। सही बात है, यानी कि अब वो चीज आपके फ्रेम ऑफ कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और अब आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। सामाजिक नियंत्रण का लेक्चर मैंने पहले लिया था, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। वो सारी चीजें अब यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं और अब जाकर यहाँ पर मूवमेंट होना तय है। अगला जो पॉइंट इसमें मॉडल आता है वो आता है स्टेटस इनकंसिस्टेंसी का, हैसियत की असंगति, ब्रूम और लेंस्की का। इनका मोबिलिटी पर भी काम है, सामाजिक गतिशीलता पर, आप उसके भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। होता क्या है कि लोगों में कुछ भिन्नताएं होती हैं, पद, परिस्थिति, शिक्षा, पैसे, रोजगार, इस तरीके की कुछ भिन्नताएं होती हैं। भिन्नताएं सामाजिक लेवल पे तो एक जैसी होती हैं। कहने का मतलब है कि आपकी और आपके दोस्त की, या आपके फले रिश्तेदार के बीच में, या आप किसी शादी में गए हैं उनके बीच में, आपके अंदर कुछ ना कुछ सामाजिक भिन्नताएं दिखेंगी और वो प्रॉपरली डिफाइंड हैं, सभी के लिए हैं वो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने मन में या समूह अपने मन में कुछ वैमनस्व की धारणा बना लेता है जो कि व्यक्तिनिष्ठ होती है। कहने का मतलब सबके लिए एक जैसे नहीं होते। हो सकता है कुछ लोग अपने मन में धारणा बनाए कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, कुछ लोग ना बनाए। तो इस तरीके की बातें हैं। तो उनका कहना है कि पद और परिस्थिति में जब इस तरीके के डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे
उससे व्यक्तिनिष्ठ तनाव बढ़ेगा और उस तनाव के साथ वैमनस्य की भावना बढ़ती है, फिर असंतोष बढ़ता है और फिर विरोध आरंभ हो जाता है। इसी को यहाँ पे स्टेटस इनकंसिस्टेंसी का मॉडल बताया गया। ये सारे मॉडल हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आने वाले क्वेश्चंस में कोई भी बात अगर किसी भी तरीके से पूछी जाए तो आप उस मॉडल को उस पर्टिकुलर जगह पे यूज करके अपना आंसर लिख सकते हैं। कुछ चीजें आपको घर से तैयार करके ले जानी होंगी और वहां पर जाके आपको लिखना होगा। आप तुरंत वहां पे सोचने बैठेंगे तो फिर बात निकल जाएगी यहाँ से और सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट भी करने हैं। रिलेटिव डिप्रिवेशन का मॉडल आता है, सापेक्ष वंचना। रिलेटिव डिप्रिवेशन की बात वैसे तो रॉबर्ट किंग मर्टन करते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्क्सियन एनालिसिस में हमने रिलेटिव डिप्रिवेशन को यूज किया है। हैव और हैव नॉट की हमने बातचीत करी है। मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है, उनको ये चीज मिल गई हमें नहीं मिली है, तो ये वाली चीजें रिलेटिव डिप्रिवेशन के मोड में चली आती है। जो मूवमेंट हम अभी एनालाइज कर रहे हैं वो लगभग इसी रिलेटिव डिप्रिवेशन के माध्यम से आ जाता है कि मर्दों को सारे अधिकार मिले हैं, वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वर्क प्लेस में हमारा यौन शोषण होता है, हमें प्रताड़ित किया जाता है, इस तरीके की चीज़ें। और इवन यूएसए को भी यहाँ पर रेफरेंस ग्रुप बना लिया गया, आगे हम लोग देखेंगे। रेफरेंस ग्रुप इस तरीके से बना लिया गया कि सापेक्ष समूह बना लिया गया। अब हमें उस लेवल की इक्वालिटी चाहिए जो यूएसए में चल रही है। अगला है कल्चरल रिवाइटलाइजेशन, सांस्कृतिक पुनर्जीवन। इसको वेलेस ने बताया था, ये नाम नोट कर लीजिएगा। इसके भी इन्होंने 5 स्टेप्स बताए हैं। यहाँ पे पहला स्टेप है, 4 स्टेप बताए हैं, सॉरी। पहला है कल्चरल स्टेबिलिटी, सांस्कृतिक स्थिरता। मतलब कुछ संस्कृति के अंदर कुछ ऐसे तत्व बन जाएंगे जिसके कारण सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक आंदोलन को वो बढ़ाएंगे। सांस्कृतिक स्थिरता मतलब पहले संस्कृति स्थिर है, फिर धीरे धीरे उसमें इंडिविजुअल में कुछ तनाव उत्पन्न होता है। कुछ इंडिविजुअल्स कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये चीज़ वैसी होनी चाहिए। अगली स्टेप आता है कल्चरल डिस्टॉर्शन एंड डिसइल्यूजनमेंट, सांस्कृतिक विरूपण और मोहभंगता। डिस्टॉर्शन से मतलब जहां पर वो चीज देखनी चाहिए, जहां पे आपको जाना था उससे आप भटक चुके हैं, उसको नहीं देख पा रहे, कुछ और ही इमेज देख रहे हैं आप अपनी संस्कृति की, और उससे आपका मोहभंग हो चुका है उस इंडिविजुअल का, जो कि अब एक लार्ज लेवल पे चला गया। और अगला स्टेज आ जाएगी यहाँ पे कल्चरल रिवाइटलाइजेशन, सांस्कृतिक पुनर्जीवन, जिसको हम आंदोलनों के माध्यम से प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए सती प्रथा हमारे संस्कृति में एक ऐसी चीज थी जिसको हम कल्चरल रिवाइटलाइजेशन के रूप में, उस आंदोलन को इस रूप में समझ सकते हैं इस मॉडल के साथ। अब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों की बातचीत कर लेते हैं। अभी हम मेन बॉडी पर ही चल रहे हैं। हम देखते हैं कि इस मी टू मूवमेंट को हम किस किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज है सेफ्टी वॉल थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें सेफ्टी वॉल थ्योरी में ये होता है कि हम ये समझते हैं कि समाज में कुछ ऐसे असंतोष वाले तत्व हैं जिनका बीच बीच में फूटना ज़रूरी है, वरना सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये लोग एकदम से आके कोई बड़ा प्रहार कर देंगे, इसलिए अच्छा है कि बीच बीच में छोटा छोटा धमाका करते रहो, सेफ्टी वॉल करते रहो। कुकर से अगर गैस नहीं निकलेगी, सीटी से नहीं निकलेगी, तो कुकर फट जाएगा। तो ये अच्छा है कि बीच बीच में एक एक दो सीटी होती रहे तो ठीक रहेगा। अगली चीज़ है सोशल फंक्शंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कोजर। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है कोजर, लेकिन यहाँ पे आपको सोशल फंक्शंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट समझने होंगे। कहने का मतलब है कि संघर्ष के कुछ प्रकार्यात्मक परिणाम होते हैं जिनको हमें यहाँ पे एड्रेस करना होगा, और वो आप लोग अपने अपने तरीकों से एड्रेस कर सकते हैं कि ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं इससे नारियों के मन में चेतना आ रही है, इस संघर्ष के फलस्वरूप हमें ये सुविधाएं अब हम आगे सरकार से मांग सकते हैं। तो इस तरीके के संघर्षों का हम एक सोशल फंक्शन के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। कोजर ने इस बात को कहा है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना की बात आती है। अब जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ, हर वो औरत जो कार्यस्थल पर किसी भी तरीके से शोषण प्रभावित हुई, उन लोगों ने आपस में एक सामूहिक चेतना बना ली। बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप बनने लगे, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ बनने लग गई, न्यूज़ चैनलों पे डिबेट के माध्यम से अलग अलग तरीके से एनालाइज करने लगे। ऑफिस में, वर्क प्लेस पे सारी महिलाएं एक साथ बैठ के इस बारे में बातचीत करती थी और एक सामूहिक चेतना के रूप में ये बात उभर के आई।
आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी, ये वेबर की यहाँ पे बातचीत आई है। इसको कैसे देख सकते हैं हम, ये टेंटेटिव है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इस मुद्दे को इन्हीं तरीकों से देखना चाहिए, पर यहाँ कुछ संभावित मुद्दे हैं, कुछ संभावित दृष्टिकोण हैं जिनसे हम इन चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अब ये आप पर है कि आप इन सारे मुद्दों को लेकर किस तरीके से अपना आंसर फ्रेम करते हैं। क्योंकि 150 शब्दों का मैं आंसर नहीं देना चाहता हूँ, पर 150 शब्दों में क्या सामग्री लगेगी वो मैं बता सकता हूँ आपको। तो आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी में ये बात आती है कि अब हम इतने ज़्यादा तार्किक हो चुके हैं कि अब उसी तार्किकता में हम फंसते चले गए, और अब जो पारंपरिक समाज में हम न्याय तुरंत झटके में कर देते थे, अब न्याय मिलने में इतनी जटिलता हो गई है कि औरतें सोचती हैं कि भैया अब इस तरीके के आंदोलनों में पार्टिसिपेट ना किया जाए, या किया जाए तो ऑनलाइन मीडिया पर कर दिया जाए। हम अपना स्टेटस डाल देंगे कि हाँ मी टू मूवमेंट हो गया है और अब हम आगे बातचीत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम थाने में रिपोर्ट कराएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। न्याय मिलने में एक जटिलता की बातचीत भी यहाँ पर आती है। आइडेंटिटी क्राइसिस का भी एक यहाँ पर फैक्टर है। कहने का मतलब कि औरत अपने वर्चस्व के लिए जब उसको संकट दिख रहा है कि हाँ अब हम आगे किस तरीके से जा पाएंगे, क्या हमारी पहचान है समाज में, क्या ये जो पैट्रियार्की सोसाइटी है क्या हमको एक वस्तु के रूप में ही देखती है, क्या हमसे बस इसी चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहती है, बाकी कोई चीज़ें नहीं है, हमारी पहचान क्या है, हम इस समाज में कर क्या रहे हैं। तो इस तरीके के कई सारे इश्यूज आ जाते हैं जिनको आइडेंटिटी क्राइसिस के माध्यम से हम समझ सकते हैं। हैव और हैव नॉट की डिबेट आ जाती है। हैव और हैव नॉट की डिबेट मार्क्सियन थ्योरी से आई है। ये इस तरीके से आ जाती है कि उदाहरण के लिए यही तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर वाला केस देखते हैं, तो उसमें बताया गया कि नाना पाटेकर ने कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए कि अब तुम्हारा इंडस्ट्री में रहना मुश्किल कर दूंगा, तुम्हें कोई फिल्म नहीं मिलेगी, ऐसा है वैसा है। तो एक तरफ तो वो लोग हैं जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, जिनके पास सब कुछ है, जो लोग हैं कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको उठाना है, किसको नहीं उठाना है, इस बारे में तय करते हैं। और एक जो नए नए कमर्स आए हैं जिसमें लड़के लड़कियां सभी इन्वॉल्व हैं, एक उनका समूह है। तो हैव और हैव नॉट की डिबेट यहाँ पर देखी जा सकती है मार्क्सियन संदर्भ में, कि एक है जिनके पास सब कुछ है, जो सब कुछ चला रहे हैं, और एक है जो अभी अभी आए जिनके पास कुछ नहीं है, और उनके बीच एक डायलेक्ट बनता है जिसके फलस्वरूप ये सोशल मूवमेंट उभरता है। लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन इस मूवमेंट के, इस मीटू मूवमेंट के हम लोग देख सकते हैं। मैनिफेस्ट फंक्शन ये होंगे कि नारियों में चेतना बढ़ेगी, नारियां इस तरीके की बातचीत को करने के लिए और आगे आएंगी। और इसके लेटेंट फंक्शन में हम ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क प्लेस के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। वहाँ पर एक ऐसी कंडीशंस बनाई जाएंगी कि पैट्रियार्की माइंडसेट को हमें तोड़ना है और उससे, उस ढांचे से बाहर आके हमें अपने लिए काम करना है। तो मैनिफेस्ट मतलब जो सीधे तौर पे हम इसके परिणाम देखते हैं, और लेटेंट मतलब जो छुपे हुए परिणाम है। सीधी सीधी इतनी सी बात है। मैकार्थी और जाल्ड ने इस सोशल मूवमेंट को नहीं, लेकिन उनका कहना है कि सामाजिक आंदोलन के सफल होने के पीछे जो कारण है वो एबिलिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज होता है और मीन्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स। कहने का मतलब जो भी आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कितने बेहतर ढंग से करते हैं, आंदोलन इस बात पर भी टिका होता है। यह आंदोलन सबसे बड़ी बात जो है वो इस बात पर टिका रहा कि कैसे मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू आपस में लोग इंटरेक्ट करें, और यह आंदोलन चल पड़ा। कोई भी सड़कों पे नहीं गया, कोई नारेबाजी नहीं हुई, कोई कैंडल मार्च टाइप का पूरे देश में नहीं निकाला गया, लेकिन एक हैशटैग इतना ज़बरदस्त ट्रेंड किया कि हर औरत इससे अपने आप को रिलेट कर पाने की कोशिश करती थी, और वो औरत तो कम से कम जो इंटरनेट चलाती है। ठीक है, वर्किंग क्लास के जेंडर ही इसमें इन्वॉल्व है, ये भी बात देखने को आई है। जो औरत कार्यस्थल पर है, हम उन्हीं की बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, पर उन औरतों का क्या जो कार्यस्थल पर नहीं थी तब उनके साथ शोषण हुआ, या उन औरतों का क्या
जिनको घरेलू हिंसा का या घरेलू यौन शोषणों का सामना करना पड़ा, उनको हम यहाँ पर इस तरीके के आंदोलनों में जगह नहीं दे पाते हैं, एड्रेस नहीं कर पाते हैं। ये भी एक बात यहाँ पर आती है। और उसमें हम सिर्फ एक ही जेंडर की बातचीत कर रहे हैं, हम जो दूसरा जेंडर है मेल, उनके बारे में हम बातचीत नहीं कर पा रहे। रेफरेंस ग्रुप यहाँ पर बनाया गया है। मर्टन का सिद्धांत है कि हमने रेफरेंस ग्रुप यूएसए की औरतों को बनाया, यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने रेफरेंस ग्रुप बनाया यूएसए की महिलाओं को कि जैसे वहाँ पे इक्वालिटी है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, वैसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए। और हम मीटू के माध्यम से, ये हैशटैग चलाने के माध्यम से उस विचारधारा को, उस स्थिति को अचीव करेंगे। अगली चीज़ है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरी डिबेट में जो मेन चीज़ है वो यौन उत्पीड़न है और कुछ ऐसे फेवर की मांग करना आदमियों की तरफ से जो अनइक्वल हैं, जो अच्छे नहीं हैं मॉरलिटी के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से। कैसे कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी में ये चलता है कि हाँ भाई, आप हमारे लिए ये काम करिए, हम आपके लिए ये काम कर देंगे। आप हमारे साथ इन भावनाओं को एक्सचेंज करिए, हम आपके साथ इन भावनाओं को एक्सचेंज करेंगे। और जितना वो ज़्यादा भावनाएं एक्सचेंज होंगी, जिस लेवल पर होंगी, वो हमारे लिए एक अच्छा बॉन्ड बनाएंगी। तो सामाजिक विनिमय का सिद्धांत भी इसी बात पर चलता है। ब्लाउ और होमेंस ने कहा, वहां पर वर्क प्लेस में इस बात को एड्रेस किया जाता है कि फला कह रहे थे कि हमारे साथ इस तरीके के कार्य करो तो हम तुम्हें बदले में इस पोजीशन पे पहुंचा देंगे, या ये इंक्रीमेंट देंगे, या ये गिफ्ट्स देंगे, या ये फेवर्स देंगे। इस तरीके की कई सारी चीज़ें एक एक्सचेंज के माध्यम से इसे समझा जा सकता है, जो कि सही नहीं है। इस तरीके के एक्सचेंज किसी भी हालत में हम सही नहीं ठहरा सकते हैं। तो एक अनइक्वल सोशल एक्सचेंज, एक अनएथिकल सोशल एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव की बात हम लोग यहाँ पे नहीं ला पा रहे हैं। उदाहरण के लिए उनका क्या, जो दलित महिलाएं हैं उनके बारे में शोषण, उनका यौन उत्पीड़न की बातचीत हम लोग यहाँ पे एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने आप को इस मीटू मूवमेंट से किस तरीके से रिलेट कर पाएंगी। जो गांव में है, जिसमें हाई कास्ट का कोई आदमी लो कास्ट की किसी औरत को यौन शोषण का शिकार बना रहा है, गलत काम कर रहा है, वो अपने आप को इस मूवमेंट से कैसे रिलेट कर पाएंगी। उनके लिए हम यहाँ पर जगह नहीं छोड़ पा रहे हैं। कास्ट वाले मैटर के तहत मुझे लगता है कि ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस होता है बजाय इस मुद्दे के कि वर्क प्लेस पर है, क्योंकि वो विजिबल हो जाएगा और वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत मुखर होकर अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव में जो दलित महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी गई है, कम से कम। अब बात आती है, अगली चीज पूछी गई कि इसके इम्पैक्ट क्या बनते हैं, भारत में इसके प्रभावों की चर्चा की जाए। तो भारत में इसके प्रभाव बहुत अलग तरीके से देखे जाएंगे, क्योंकि भारत में जो संस्कृति है वो अलग तरीके की है, यूएसए में संस्कृति अलग तरीके से है। तो हम पूरी तरीके से वही मॉडल यहाँ पे कट पेस्ट नहीं कर सकते। इम्पैक्ट इसका ये रहा कि लेबलिंग थ्योरी के बारे में आप यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, बेकर की। लेबलिंग थ्योरी से मतलब ये है कि उदाहरण के लिए लड़की ने किसी पर यह आरोप लगाया कि हाँ भाई ये व्यक्ति था, इसने कुछ इतने समय पहले मेरे साथ ये वाली चीज़ें करी थी, और मान लीजिए वो चीज़ प्रूफ नहीं हो पाई, तो उस लड़के के ऊपर एक लेबल लग गया कि हाँ अब मैं अपनी जॉब से चला गया, मेरे जो साथी थे वो भी चले गए और मैं फंस गया, मैं एक झूठे इल्ज़ाम में फंसा जिसके बारे में मैंने वो चीज़ नहीं करी थी और मैं गिल्टी नहीं था, लेकिन अब मेरे ऊपर लेबल लग चुका है और हर जगह पर मुझे उसी तरीके से देखा जाएगा कि ये तो फला आदमी थे, न्यूज़ में आए थे तो ऐसे ही करते थे। कई सारे न्यूज़ केस थे। दिल्ली में कुछ सालों पहले ही एक ऐसा केस हुआ था जिसमें लड़की ने इल्ज़ाम लगाया और बाद में कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाया, जिसके तहत लड़के को अपनी नौकरी और अपनी जो शादी वगैरह थी उन सबसे हाथ धोना पड़ा। तो लेबलिंग थ्योरी की बातचीत यहाँ पे आती है। जब हम प्रभावों की चर्चा करेंगे तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे एड्रेस करनी होंगी। जो भी आंसर आप लिखते हैं उनमें आपको एड्रेस करना ही करना है। क्या क्या चीज़ें एड्रेस करनी है आपको? एक तो सोशल स्ट्रक्चर पे उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है,
सोशल इंस्टीट्यूशंस पे, सामाजिक संस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है, और सोशल फिनोमिना पर उसका प्रभाव क्या पड़ा है, सामाजिक प्रघटना क्या बन रही है वहाँ से, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर को लोग कई बार ढांचा और पता नहीं कि क्या क्या तरीकों से समझते हैं। समाजशास्त्र की भाषा में सामाजिक संरचना किसी और तरीके से समझा जाता है। आप सामाजिक संरचना का वीडियो मेरा ग्रुप पर यूट्यूब में पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में, आप उसको देखिएगा ज़रूर। तो सामाजिक संरचना में बातचीत ये होती है कि एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, पर इंडिविजुअल अपनी ज़रूरतों को अकेले नहीं पूरा कर सकता, इसके लिए उसे कुछ लोग चाहिए। लोगों के साथ वो इंटरेक्शन करेगा और अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। समय के साथ वो ज़रूरतों को पूरा करने का जो संबंध है वो स्थिर होता चला जाएगा, और इसी तरीके से कुछ लोग परिस्थिति और भूमिका को प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं के साथ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम सामाजिक संरचनाओं के उन मुद्दों पर चले जाएंगे जो अलग अलग परिस्थिति और भूमिका के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और उनके अंतरक्रियाओं से हम उस सामाजिक संरचना को समझ पाते हैं। परिस्थिति और भूमिका का वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप उसे देखिएगा। तो इसमें हमने समझा कि सामाजिक संरचना में जो मैंने मेन चीज देखी है कि डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ एलीट ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ेगा। डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ एलीट ग्रुप का मतलब ये है कि ज्यादातर इस मुद्दे में, इस आंदोलन में जो आरोप लगाए गए वो एलीट ग्रुप के हैं। अभिजन है, कोई किसी चीज में बड़ा आदमी है, कोई किसी चीज में बड़ा आदमी है, कोई किसी चीज में अभिजन है, कोई किसी चीज में अभिजन है, और लगभग हर क्षेत्र में इस तरीके की बातें उठी। तो अब लोगों का विश्वास उठ जाएगा, उनकी लेजिटिमाइजेशन पर एक क्वेश्चन लग जाएगा, उनकी वैधता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि अरे ये बड़े आदमी हैं तो शायद ये वाला भी काम करते होंगे, या क्या पता यही इन्वॉल्व हो, या क्या पता जो आदमी नहीं इन्वॉल्व हो उसको भी आपने इसमें इस्तेमाल कर लिया है, या क्या पता आप उसके सही कामों को भी गलत तरीके से प्रूफ करने लग जाए। तो इसके भी एक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सामाजिक संस्थाओं की बातचीत करते हैं तो उसमें तीन चीज़ आ जाती हैं सिंपल। फैमिली, मैरिज, किनशिप। तो किस तरीके से प्रभाव करेंगी पर्टिकुलर लड़की को और उसके परिवार को, उसकी वैवाहिक स्थिति को और उसकी नातेदारी स्थिति को। परिवार में कई बार ऐसा हो सकता है कि परिवार उसको साथ दे या ना दे, कई बार परिवार उसके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, ये भी बात एक आ सकती है। कई बार उसको फैमिली के अंदर वो सपोर्ट मिल पाए या ना मिल पाए, इस बात की भी एक रिस्क रहेगा उसके सामने हमेशा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी तुरंत ही इस तरीके के चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। फैमिली लेवल पर अगर कोई बताए कि हाँ मेरे फैमिली में अगर कोई लड़की बताए कि मेरे साथ वर्क प्लेस पे इस तरीके की चीज़ें होती, तो जनरली उसको चुप करा दिया जाता है। तो कई बार इस तरीके के विरोधाभास भी देखने को मिल जाते हैं। फैमिली अपने आप में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि उनको बाकी सारी चीज़ों से, मुद्दों से हटके इस मुद्दे पर ध्यान देना पड़ता है, और एक रियलिटी हमने कंसीव कर ली कि हाँ वैसा ही होता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, इसको ऐसे कर दो, इसको इग्नोर मारो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, उस तरीके की चीज़ें हम फैमिली से जो सपोर्ट या हम जो चाहते हैं वो कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। तो एक इस प्रकार का रिस्क का प्रभाव हम यहाँ पर देख सकते हैं। विवाह पर हम इसके प्रभाव को दे सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई लड़की जो पहले ऑफिस में काम कर रही हो, फिर वहीं वहाँ पर लेबलिंग थ्योरी की बातचीत आ जाएगी कि लड़के इस मुद्दे पर कई बार पैट्रियार्की का प्रभाव इतना पड़ जाता है कि लड़के इसमें शादी में पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कह दिया कि अरे इस लड़की के साथ यौन शोषण हुआ है, तो कई बार उन्होंने कह दिया कि नहीं, शायद क्या पता लड़की की ही गलती हो, या लड़की नहीं उकसाया हो, या कई बार कंसेंट से हुआ है और अब 10 साल बाद आपको लग रहा है कि नहीं वो तो जो उसने किया था वो यौन शोषण था और अब उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। तो इस तरीके के फॉल्स क्लेम्स भी लगा सकते हैं, जिसका मैरिज पर तुरंत इम्पैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है कि जिस आदमी पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो मैरिड आदमी हो और उसकी पूरी वैवाहिक ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। हो सकता है कि जो व्यक्ति, जो लड़की अपनी वैवाहिक ज़िंदगी को शुरू करने जा रही है उसमें कई सारी अड़चने आए। तो इस प्रभाव से इसको हम देख सकते हैं। नातेदारी व्यवस्था में हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कलेक्टिवली जब औरतें आपस में बढ़ी तो किसी
में माँ का स्वरूप दिखने लग गया, किसी को किसी में अपनी बहन का स्वरूप दिखने लग गया, कोई फिक्टिव किन बनाने लग गया, कोई कुछ करने लग गया। तो इस तरीके से एक नई नातेदारी प्रणाली का भी जन्म लेती हुई यहाँ पर दिखती है। सामाजिक प्रघटनाओं की बातचीत करें तो इससे जो मेन प्रभाव पड़ेगा वो जेंडर सेंसिटाइजेशन पर पड़ेगा। जेंडर के प्रति आपकी संवेदनाएं बढ़ेंगी। किनकी बढ़ेंगी? आपसे मतलब जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो अदर जेंडर है, जिनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उनमें इस प्रकार के संवेदनशीलता बढ़ेगी कि अब हमें औरतों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। औरतों को एक वस्तु के रूप में ना देख के हमें एक औरतों को उसी तरीके से देखना चाहिए जैसे हम अपने आप को देखते हैं, जैसे हम अपने आप को समझते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी यहाँ पर बढ़ेगी, जैसे कि हमने पहले बातचीत करी है कि हाँ, यहाँ पर एक अच्छा माहौल बनता हुआ दिखेगा, एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखेगा कि हाँ, हर औरत एक दूसरी औरत के खिलाफ, जैसे कि हम बात करते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और उसमें वो एक औरत के साथ जब खड़ी रहेगी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी बढ़ेगी, उनमें एकता भी बढ़ेगी और समाज और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा पाएगा। अब अंत में कंक्लूजन आ जाते हैं, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। तो इसमें हम कंक्लूजन पर अब हम जो बातचीत लिखते हैं वो ये है कि सोशल मीडिया हैशटैग्स आर नॉट इनफ। ये बात तो सही है कि भाई हाँ, मीडिया का हस्तक्षेप से, सोशल मीडिया के थ्रू इस आंदोलन को हमने एक अच्छी बढ़ोतरी तो दी है, लेकिन सिर्फ हैशटैग चलाने से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब आप आज देख सकते हैं कि किस तरीके से आंदोलन ठंडा पड़ चुका है। हैशटैग एक समय पे चलाए जा रहे थे, अब नहीं चलाए जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना कर देना काफ़ी नहीं होगा। अगले पॉइंट में एक एक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में पारित किया गया था। इसमें एक महत्वपूर्ण एक्ट ये था कि एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो एम्प्लॉय जो काम दे रहा है, जिसका ऑफिस है, जो बॉस है, जो आपको रोजगार दे रहा है, वो इस तरीके के कुछ एजुकेशन, कुछ शैक्षणिक कार्यक्रम, कुछ संवेदनशील कार्यक्रम चलवाए जिससे सेक्सुअल हैरेसमेंट कम हो पाए, और कुछ बाध्यताएं इस तरीके की रखें जिससे लोगों में जागरूकता फैले उस कार्यस्थल पर और उस कार्यस्थल पर कार्य करने वाले लोगों के। अगली चीज है कि नीड नॉट टू कॉपी ए वेस्टर्न मूवमेंट। हमें वेस्टर्न मूवमेंट को एज इट इज कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, मी टू मूवमेंट अगर यूएसए से निकला है तो यूएसए की सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति अलग है, हमारी स्थिति अलग है। हम सेम टू सेम उसी मूवमेंट को यहाँ पे कट पेस्ट करेंगे तो काम नहीं चलने वाला, उसमें कहीं ना कहीं एलिमेंट्री दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। एक आखिरी बात कि मॉरल एजुकेशन को हम लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें डरखाइम का व्यू आ जाएगा। मॉरल एजुकेशन की बात डरखाइम करते हैं, वो कहते हैं कि आधुनिक समाज में मॉरल एजुकेशन कम हो जाएगी जिससे उसका पतन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप समाज को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो मॉरल एजुकेशन करिए, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बातचीत करिए, तो देखिए समाज कितना बढ़िया हो जाएगा। तो मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत बहुत बहुत ज़्यादा है। हम लोग पेपर लिख देते हैं, हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं, पर उसको अपने अंदर इंटरनलाइज नहीं करते हैं, तो ये एक दिक्कत वाली बात आ जाती है। तो यहाँ तक हमने पूरा एनालाइज कर लिया कि हम इस मुद्दे को किस तरीके से एड्रेस कर पाएंगे, किस तरीके से समझ पाएंगे, और बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, बहुत सारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो इसमें एड्रेस ना किए गए हों, जो ना बताए गए हों, मेरी समझ में वो हो सकते हैं, तो आप उनको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।